हेलो एवरीवन, मैं अनूप सर एक बार फिर से आप सभी का द मेंटर एडू हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश के अलावे साइंस के फिजिक्स पार्ट को प्रारंभ करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बेसिक से हम लोग लास्ट चैप्टर तक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि जो हम लोग फिजिक्स प्रारंभ करने वाले हैं उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पे चलेंगे। तो फिजिक्स में जो हम लोगों को पढ़ना है उसके सिलेबस होंगे। फर्स्ट चैप्टर के रूप में हम लोग जानेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट को, मात्रक एवं मापन। दूसरा चैप्टर जो होगा वो स्केलर एंड वेक्टर के रूप में अदिश और सदिश जो भी राशियां होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तीसरा चैप्टर मोशन एंड इट्स टाइप्स, गति और गति के जितने भी प्रकार हैं उन सबको हम लोग इसी में पढ़ेंगे। इसे हम लोग टेक्निकल शब्द के रूप में डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। गतिकी, इसमें हम लोग जितने भी प्रकार के गति होंगे उसको पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे चैप्टर के रूप में होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 5 नंबर का चैप्टर जो है वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। 6 नंबर में होगा उत्तोलक, लीवर। 7 नंबर के चैप्टर के रूप में सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। 8वें नंबर में एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। 9वें नंबर में चैप्टर के रूप में होगा थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मागतिकी। 10 नंबर चैप्टर के रूप में ऑप्टिक्स होगा, लाइट यानी प्रकाश के बारे में जानेंगे। 11वें चैप्टर के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें हम लोग विद्युत धारा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकत्व वगैरह इसी में आएगा। और लास्ट टॉपिक के रूप में होगा मॉडर्न फिजिक्स। यही वो चैप्टर है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और गेट वगैरह के बारे में भी इसमें कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहली बात कि फिजिक्स को हम लोगों को ज़्यादा कुछ रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि एक तरह से फिजिक्स जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। डायमेंशन निकाले या न्यूमेरिकल सॉल्व करें, वस्तुतः हम लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर हम लोग रटते हैं तो रट करके फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपना पहला चैप्टर फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के रूप में यूनिट एंड मेजरमेंट को प्रारंभ करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, फिजिक्स यानी भौतिक, ठीक है। भौतिक विज्ञान जो होता है वो आखिर है क्या? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग मूल रूप से भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये भौतिक राशियाँ क्या होता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो ध्यान रहेंगे, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसे हम लोग माप सकते हैं। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसे क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब कि ये पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये मार्कर है और इसके मापे जाने का जो गुण है वो क्या है, उसी को हम लोग क्या कहना है? भौतिक राशि। तो अगर मान लीजिए ये मार्कर है और हम आपसे पूछे कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो कहेंगे 10 सेंटीमीटर। तो इस मार्कर की जो लंबाई है उसे मापा जा रहा है, इसका मतलब लंबाई एक भौतिक राशि है। अगर मान लीजिए कहें कि इस मार्कर का द्रव्यमान कितना है, तो कहेंगे इस मार्कर का द्रव्यमान 100 ग्राम है। इसका मतलब 100 ग्राम जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान भी क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें
मापा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर, अगर मान लीजिए कहे कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री से है, तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया, क्योंकि इसे मापा जा रहा है। तो साधारण से शब्दों में अगर हम लोग कहें तो पहले तो ये हम लोग समझे कि भौतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं, और भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसे मापा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ध्यान देंगे कि जितने भी प्रकार के भौतिक राशियाँ हैं उसे दिशा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक राशियों को दिशा के आधार पे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग चलते हैं, इसी में सब कुछ नोट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ नोट करना यहाँ नहीं है, जो भी कंटेंट आपका होगा वो PDF के रूप में टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ बस चीज़ों को समझना है, छोटा छोटा पॉइंट कुछ अगर वैसा लगता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि दिशा के आधार पे भौतिक राशि को कितने भागों में, भौतिक राशि को दिशा के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कह लेते हैं अदिश राशि और दूसरे को कह लेते हैं सदिश राशि। जरा ध्यान से समझेंगे, दिशा के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भौतिक राशि का एग्जाम्पल क्या है। मैंने क्या बोला, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसे हम लोग माप सकते हैं। तो द्रव्यमान को माप सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं, आयतन को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, इन सारे चीज़ों को माप सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ को माप सकते हैं वो हमारा भौतिक राशि होगा। अब उसमें या तो सदिश हो या अदिश हो, उसे दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को मापने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों को मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भौतिक राशि का तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। भौतिक राशि दिशा के आधार पे दो भागों में बांटे गए हैं, एक हो गया अदिश और दूसरा हो गया सदिश। ठीक है, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहली बात, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा जाए कि मैंने 5 मीटर की दूरी तय की, 5 मीटर की दूरी तय की। केवल इस क्लास में आपको समझना है, PDF वगैरह के लिए चिंता नहीं करना है, वो आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा। 5 मीटर की दूरी और दूसरे में लिखा मैंने 5 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। अब इन दोनों एग्जाम्पल से समझना है कि कौन स्केलर के तहत आएगा और कौन वेक्टर के तहत आएगा। तो ध्यान रखना है, सिंपल सा यहाँ पे अगर आपको समझाने का प्रयास करें तो लिखा गया है अदिश और लिखा गया है सदिश। अ का मतलब ही होता है नहीं, ठीक है, स का मतलब साथ, तो यहाँ लिखा गया अदिश यानी अ प्लस दिश, और यहाँ लिखा गया है सदिश यानी स प्लस दिश। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें दिशा नहीं हो और जिसमें दिशा साथ में हो। अगर दिशा नहीं है तो अदिश राशि के अंतर्गत आएगा, दिशा है तो सदिश राशि के अंतर्गत आएगा, अगर दिशा है तो। ठीक है, हाँ, अगर बात करें परिमाण की तो जितने भी भौतिक राशियां उसमें परिमाण का होना तो निश्चित है, चाहे 5 मीटर बोले या 5 मीटर उत्तर की ओर बोले। अगर कहें मान लीजिए कि मेरे बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस अभी है, इसका मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार के दिशा की आवश्यकता नहीं। हम ये तो नहीं कह सकते कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस उत्तर की ओर है, 37 डिग्री सेल्सियस पश्चिम की ओर है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलूँ कि मेरे शरीर का ऊर्जा 500 जूल है, तो क्या मेरे शरीर का ऊर्जा 500 जूल पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल से अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो अगर मान लीजिए कहें कि दुकानदार को बोल रहे हैं 5 लीटर दूध देना, तो क्या बोलना उचित होगा, 5 लीटर दूध पूरब की ओर देना,
5 लीटर दूध देना या 5 लीटर पश्चिम की ओर देना, तो 5 लीटर दूध पूरब की ओर देना, पश्चिम की ओर देना, ये तो व्यर्थ बातें हैं। सीधी बोलेंगे हम लोग 5 लीटर दूध देना। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, हम लोग केवल परिमाण से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो मतलब समझना, ये तो स्केलर एंड वेक्टर खुद अपने आप में एक चैप्टर है, वो चीज़ हम लोग उसमें समझेंगे। अभी यूनिट एंड मेजरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। 5 मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में। अब जरा समझना, ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड कहलाया। क्या कहलाया? मैग्नीट्यूड कहलाया, जिसे हम लोग परिमाण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिमाण कह रहे हैं। ठीक है, या हम इसे संख्यात्मक मान भी कह सकते हैं। संख्यात्मक मान कह रहे हैं, हम लोग तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। 5 मीटर को या तो मैग्नीट्यूड बोले, परिमाण बोले, या संख्यात्मक मान बोले। इसमें कहीं कोई दिशा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि 5 मीटर जो है वो तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी है, और साथ ही साथ उत्तर दिशा में। ये उत्तर जो है क्या है? डायरेक्शन है। इसका मतलब कि पहले वाले एग्जाम्पल में केवल मैग्नीट्यूड है, जिसके कारण हम लोग इसे स्केलर बोलेंगे, और दूसरे वाले में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर साथ में होता है तो हम लोग सदिश बोल करके चलेंगे। ठीक है, तो ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि अभी हमने बोला कि मेरे शरीर का द्रव्यमान्य, ठीक है, मेरे शरीर का द्रव्यमान्य 60 kg है। इसका मतलब है कि ये जो शरीर का द्रव्यमान्य है, ये शरीर का द्रव्यमान्य 60 kg है। ये अदिश है द्रव्यमान्य या सदिश है? तो हम कहेंगे कि 60 kg केवल परिमाण है, इसमें डायरेक्शन नहीं है और डायरेक्शन की आवश्यकता भी नहीं है, इस वजह से ये अदिश है। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे शरीर का द्रव्यमान 60 kg पूरब की ओर है, 60 kg पश्चिम की ओर है? ऐसा नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिसे परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें ये दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, ये छोटे से बॉक्स का द्रव्यमान मान लेते हैं कि 20 kg है, और अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस छोटे से बॉक्स पे 50 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है, सोचने समझने वाली बात है। इसी से हम लोग धीरे धीरे क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्केलर में आएगा, कौन सा वेक्टर में आएगा। ठीक है, हालांकि ये खुद एक चैप्टर है, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट में भी लेना है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक छोटा सा बॉक्स है जिसका द्रव्यमान 20 kg है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस पे कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। अब ये 50 न्यूटन का जो बल लगाया जा रहा है वो स्केलर है कि वेक्टर है, चीज़ों को समझना है। अब पहली बात कि अगर 50 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो 50 न्यूटन तो अपने आप में क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। क्या 50 न्यूटन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। अगर मान लीजिए ये 50 न्यूटन का बल इधर से लगाया जाता है तो ये बॉक्स को आगे डिस्प्लेस करेगा। अगर ये 50 न्यूटन का बल इधर से लगाया जाता है तो इस बॉक्स को नीचे दबाएगा। अगर 50 न्यूटन का बल नीचे से लगाया जाता है तो इस बॉक्स को ऊपर करेगा। अगर 50 न्यूटन का बल इधर से लगाया जाता है, इसका मतलब है कि इस बॉक्स को इस ओर डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये 50 न्यूटन का जो फोर्स लगाया जा रहा है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना अनिवार्य है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को धीरे धीरे समझना है। अभी तक हमने ये समझा कि भौतिकी क्या होता है, उसमें क्लासिफिकेशन कैसे किए जाते हैं। तो मैंने ये बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं, और भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसे मापा जा सकता है। और हमने ये भी देखा कि कुछ भौतिक राशियों में केवल परिमाण से काम चल जाता है, लेकिन कुछ भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि कौन अदिश हो सकता है, कौन सदिश हो सकता है। जिसमें मैग्नीट्यूड केवल हो,
परिमाण केवल हो वो अदिश राशि के अंतर्गत आएंगे, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वो सदिश राशि के अंतर्गत आएंगे। अदिश कौन होते हैं, सदिश कौन होते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखते हैं क्या है वो। मान लिया जाए किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो पहला है संख्यात्मक मान। पहला क्या है, संख्यात्मक मान, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। और दूसरी जो आवश्यकता है इसमें वो है मात्रक। क्या है, मात्रक। अब कहेंगे कैसे, तो जरा ध्यान से समझेंगे। मान लिया जाए हमसे बोला गया कि आपका द्रव्यमान क्या है, शरीर का वजन, साधारण शब्दों में हम लोग वजन कह लेते हैं, तो आपके शरीर का वजन क्या है। तो अगर मैंने बोला 60 kg, इसका मतलब है कि ये जो वजन हमारा है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जिसे हम लोग इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहला है संख्यात्मक मान और दूसरा है मात्रक। ध्यान देंगे, ये जो हमारा 60 है इसे हम लोग मैग्नीट्यूड या संख्यात्मक मान कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड या संख्यात्मक मान। और ये जो केजी है इसे हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनयू के रूप में। किसके रूप में, तो मान ले जाए किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करना है, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी, एनयू की, ठीक है। जहां एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान, और यू क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी, अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आपके शरीर का तापमान कितना है, मैंने बोला 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 37 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, और ये जो सेल्सियस है वो क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा कि टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केल्विन होता है। अभी हम लोगों को उस पर नहीं जाना है कि किसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, अभी हम लोग को केवल समझना है ये। अगर मान लीजिए हमने बोला कि एक बॉक्स पे 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, चूंकि 100 न्यूटन का बल, चूंकि बल हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हर हाल में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। तो यहाँ 100 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूटन जो है वो क्या है, हमारा यूनिट है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि आप अभी कितने दूरी तय किए हैं, तो वो बोला 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं, तो 5 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर क्या है, यूनिट है। दुकान से कितना दूध खरीद करके आ रहे हैं, कहेगा 3 लीटर, जहां 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और लीटर क्या है, यूनिट है। तो इस तरह से हम लोग ये समझे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो दो चीज़ें क्या है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, और दूसरा है यूनिट, मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अदिश राशि और सदिश राशि में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे सदिश और दूसरे साइड में लिखेंगे अदिश, और दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये हमारा स्केलर हुआ और ये वेक्टर हुआ। थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करते हैं ताकि आगे हम लोगों को दिक्कत ना हो। पहली बात कि स्केलर क्वांटिटी जो है, अदिश राशि जो है, वैसे राशि को कहा जाता है, सॉरी इधर सदिश है तो हम लोग पहले सदिश देखेंगे। सदिश राशि वैसे राशि को कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। उसे हम लोग किस राशि के अंतर्गत रखेंगे, सदिश राशि के अंतर्गत रखेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण और डायरेक्शन बोले तो दिशा। कहने का मतलब ये
कि जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम लोग सदिश राशि कहेंगे, और जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो और दिशा न हो, तो हम लोग दिशा को यहाँ लिखते नहीं, केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो सदिश, मैग्नीट्यूड हो केवल डायरेक्शन ना हो तो अदिश। सबसे अहम बात कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एग्जाम्पल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, 4 ऑप्शन में कोई एक होंगे। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, 3 दे देगा सदिश, 1 देगा अदिश, उस तरह से हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा। तो एग्जाम्पल समझेंगे। अब जब भी कोई चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे तो हर चैप्टर में कोई ना कोई पॉइंट आएगा जिसमें कुछ चीज़ें सदिश होंगे, अदिश होंगे, तो वहाँ तो हम लोग डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों सदिश है, क्यों अदिश है। फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सदिश में कौन कौन आता है। सदिश में जैसे हम लोगों ने बोला डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जब हम लोग मोशन शुरू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है, ये सदिश कैसे है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इस तरह के जो भी हैं, फोर्स, ये सभी के सभी क्या हैं, सदिश राशि है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, मोमेंटम, फोर्स। अब अगर मान लीजिए हम और भी बाकी चीजें आएंगे उसको हम लोग आगे देख लेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा चीज को समझ लेते हैं। अदिश राशि में कौन कौन है, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे हम लोग डिस्टेंस लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पीड, स्पीड के बाद अगर हम लोग देखें तो एनर्जी, एनर्जी के बाद देख ले टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो मास, उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रकार के जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अब जरा ध्यान देंगे, एक प्रश्न आपसे रेगुलर पूछे जाते हैं, वो सिर्फ ये कि स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है, वो ये कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अदिश राशि क्यों है। वजह ये होता है, जरा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमारा ये वायर है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अगर ए से बी तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ये भी स्पष्ट किया गया है कि मान लीजिए ए से बी तक 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, किधर से किधर, ए से बी। तो जरा ध्यान देंगे, इसमें जो हमारा है ये 5 एम्पियर जो है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये भी स्पष्ट किया गया है कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, ए से बी। इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। तो भाई जब ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो फिर ये स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि में क्यों रखा गया, ये तो सदिश में होना चाहिए था। ध्यान रहे, प्रश्न जब भी पूछेगा तो कंफ्यूजन वाले हिस्से से पूछेगा, जहां स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है। तो जरा समझेंगे, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में चूंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन दिशा भी है, उसके बावजूद भी इसे अदिश राशि में रखा जाता है। और वजह ये है कि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, उसके बावजूद भी इसे हम लोग अदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। और इसका सिर्फ ये वजह है कि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता है। और अब प्रश्न उठता है कि सदिशों के योग नियम क्या होते हैं। तो जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सदिशों का योग नियम क्या है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है। फिलहाल जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद भी इसे अदिश राशि में रखा गया है। ठीक है,
अभी तक हमने दो राशि पढ़ा, क्या? अदिश और सदिश। तीसरा भी है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसको जरा हम लोग नोट करेंगे। ज़्यादा कुछ उसमें समझना नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान देंगे, तीसरा जो कभी कभी हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है वो है टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रदिश राशि। क्या बोला जाता है? प्रदिश राशि, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये IIT NIT वगैरह में, ट्रिपल ई वगैरह में पूछे जाते हैं। इससे कभी कभी एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके SSC रेलवे वगैरह एग्जामिनेशन में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं टेंसर क्वांटिटी होता क्या है। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रदिश राशि, ठीक है। अब इस राशि में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। दूसरा डायरेक्शन होता है, यानी दिशा भी होता है। तो भाई मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसका सारा का सारा गुण तो सदिश राशि के जैसा मिल रहा है, फिर ये प्रदिश क्यों है? तो ध्यान रहे, इसमें एक और चीज जुड़ता है, वो ये कि ये तल की भी जानकारी देती है। किसकी जानकारी? तल की जानकारी, तल की भी जानकारी देती है। तो जहां तल की जानकारी आ जाए वहां से हम लोगों को समझ जाना है कि ये किस प्रकार की राशि है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, हालांकि मन तो नहीं मान रहा है, फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं, देखते हैं जरा क्या है ये तल की जानकारी, क्या है समझ लेते हैं जरा सा, ठीक है। मान लिया जाए ये हमारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यहां से मान लीजिए प्रेशर दिया गया है, ठीक है। यहां से मान लेते हैं कि बल लगाया गया है इस पे, तो ये क्या करेगा, ये क्यूब मूव करेगा, ठीक है, किसी मैग्नीट्यूड के साथ। इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि ये जो क्यूब मूव करने वाला है, यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये जो मूव करेगा वो इस तल के अंतर्गत मूव करेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये जो हमारा फेस है, इस फेस के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, ठीक है। तो पहली बात, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, चूंकि ये प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साथ ही साथ एक फेस, एक तल में ये मूव कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल बस याद रखना है, एक है स्ट्रेस और दूसरा है स्ट्रेन, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा टेंसर क्वांटिटी है। आपसे बल दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, मोमेंटम दिया जाएगा, उसमें स्ट्रेस भी दिया जाएगा, ठीक है। इसे स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल और स्ट्रेन को बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। तो टेंसर क्वांटिटी मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन इसमें सिर्फ आपको दो ही चीज याद रखना है, क्या कि टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ तल की भी जानकारी देता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि टेंसर क्वांटिटी में दो एग्जाम्पल हम लोगों को ध्यान रखना है, एक स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी प्रतिबल भी टेंसर क्वांटिटी और स्ट्रेन यानी विकृति भी टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं किसी किसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और मूलभूत राशियों की चर्चा करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 7 प्रकार के जो मूलभूत राशियां हैं उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। मूल राशियां, ये 7 प्रकार के मूल राशियां क्या है जो हमें फिजिक्स में मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। पहला अगर बात करें तो पहला है लंबाई, लेंथ। ये क्या हुआ? लंबाई, ये पहली राशियां है। दूसरा अगर बात करें तो द्रव्यमान्य, द्रव्यमान, मास। तीसरा टाइम, समय। 4 नंबर में इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। 5 नंबर में टेम्परेचर
टेम्परेचर यानी कि तापमान। 6 नंबर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे पदार्थ। छह नंबर में हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और 7 नंबर में है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी कहने का मतलब ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये हमारा 7 प्रकार का मूल राशि है जिसे हम लोगों को समझना है। इसी प्रकार के 7 प्रकार के मूल राशियों से हम लोग और भी फॉर्म करेंगे, ध्यान देंगे जरा। यही सारे के सारे जो मूल राशियां हैं, इसी से हम लोग स्पीड निकालेंगे, इसी से हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जितने भी है वो सारे के सारे बस इसी से आने वाले हैं, ठीक है। 2 और है, उसको हम लोग आगे समझते हैं। अब इसकी मात्रा की चर्चा करते हैं, ठीक है, कि लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के मात्रा क्या होते हैं। तो पहला जो है हमारा लेंथ, इसका यूनिट जो होगा वो हम लोग मीटर में व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान को हम लोग केजी में देखने वाले हैं, किलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिक टाइम को हम लोग सेकेंड में देखेंगे, इसका यूनिट जो होता है वो सेकेंड है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा। टेम्परेचर का केल्विन होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल और लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी यानी कैंडेला। तो एक बार फिर से जरा हम लोग देखते हैं कि जो 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं हमारे फिजिक्स में वो क्या है। पहला है लेंथ यानी लंबाई, जिसकी मात्रा क्या है, मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। टाइम का सेकेंड है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है। टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का सीडी यानी कैंडेला है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने लंबाई को मीटर में बताया, लेकिन हम कभी कभी सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर लेते हैं। आप मास को आपने किलोग्राम में बताया, हम लोग कभी कभी मास को पाउंड में या कभी कभी ग्राम में, क्विंटल में और भी जितने भी यूनिट है उसमें व्यक्त कर लेते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, एक टॉपिक है छोटा सा जिसे हम लोग कहेंगे मात्रक पद्धतियां, ठीक है। मात्रक पद्धति, ये मात्रक पद्धति क्या होता है। मात्रक पद्धति का मतलब ही हुआ कि आप किलोग्राम जो व्यक्त कर रहे हैं मास को, क्या इसके अलावा भी अन्य चीजों में व्यक्त किया जाता है। तो जो भी आएगा इसमें उसको हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे। पहला जो हमारे सामने है वो है MKS सिस्टम, क्या है, जिसे हम लोग MKS पद्धति कहते हैं। और दूसरा है CGS पद्धति, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे M का मतलब जो है वो मीटर है, K का मतलब किलोग्राम, तो यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। M का मतलब बोले तो मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे मात्रक पद्धति के रूप में MKS सिस्टम बोलते हैं। MKS सिस्टम में ये मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है। ये मीटर किसका मात्रक है, तो कहेंगे लेंथ का है। किसका है, लेंथ का यानी लंबाई का है। किलोग्राम किसका यूनिट है, तो कहेंगे द्रव्यमान यानी मास का है। सेकेंड किसका मात्रक है, तो कहेंगे टाइम यानी समय का है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए मात्रक पद्धति में MKS सिस्टम में किलोग्राम किसका यूनिट है, तो कहेंगे मास का। या उल्टा पूछा जा सकता है कि MKS सिस्टम में मास की मात्रक क्या है, द्रव्यमान की मात्रक क्या है, तो किलोग्राम। लंबाई की मात्रक MKS सिस्टम में क्या है, तो मीटर है। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि बताइए CGS सिस्टम में मास की मात्रक क्या है, द्रव्यमान की मात्रक क्या है। तो यहां ध्यान देंगे,
यहां ध्यान देंगे CGS, सी से आपका सेंटीमीटर हो गया, G से ग्राम हो गया और S से सेकेंड हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, ये तो कॉमन हो गया इसके लिए, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। तो MKS सिस्टम में मीटर, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। लेकिन CGS यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो आपसे प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि MKS सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है। MKS सिस्टम में तो किलोग्राम, CGS सिस्टम में तो ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि इस CGS सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इस CGS सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इस CGS सिस्टम को हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और इस MKS सिस्टम को हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एक और सिस्टम आपके सामने आ रहा है, उसकी भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर ले। एक छोटा सा है, उसको हम लोग बोलते हैं FPS। क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम। ठीक है, यहां पे जरा ध्यान देते हैं। FPS, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। ठीक इसी प्रकार से, लेकिन अब यहां समस्या ये है कि ये फुट जो है लेंथ के लिए है, ये फुट किसके लिए है? लेंथ के लिए यानी लंबाई। पाउंड किसके लिए है? तो द्रव्यमान यानी मास। और सेकंड किसके लिए है? तो टाइम। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, उसी प्रकार से FPS सिस्टम में हम लोग लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। जैसे मान लीजिए आप कभी दुकान जाते हैं केक वगैरह लाने के लिए, तो आप देखेंगे केक को किलोग्राम में व्यक्त नहीं किया जाता है, केक को पाउंड में व्यक्त किया जाता है कि हमें 1 पाउंड का केक चाहिए, हमें 2 पाउंड का केक चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में उसे हम लोग द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं? पाउंड में। तो ध्यान रहे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए FPS सिस्टम में द्रव्यमान का यूनिट क्या है। FPS सिस्टम में द्रव्यमान का यूनिट पाउंड है, FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट है, FPS सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड है। इसका मतलब पता चल रहा है कि सेकंड जो है वो सभी जगह क्या है? समान है। अब ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। MKS सिस्टम को हमने देखा मीट्रिक पद्धति, CGS सिस्टम का दूसरा नाम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति और FPS सिस्टम का नाम हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये हालांकि आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा, अगर गलती से पूछ दिया भी जाता है कि FPS सिस्टम का दूसरा नाम, CGS का दूसरा नाम, MKS का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये सब तो छोटी छोटी बातें थी जिसे हम लोगों को समझना बेहद जरूरी है, तभी हम लोग आगे चैप्टर को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन को भी देखेंगे कि डायमेंशन, पहले तो हम लोग इसका मात्रक निकालना सीखेंगे। आपको फोर्स का निकालना होगा, उसके बाद स्पीड का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का मात्रक निकालना सिखाएंगे। उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग जब आप मात्रक निकालना सीख जाइएगा, यूनिट निकालना सीख जाइएगा, तो फिर उसके बाद आपको डायमेंशन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिक क्लास है, हम लोग यहीं रोकते हैं। फिर अगले क्लास से हम लोग इसको आगे कैरी करेंगे। 2 क्लास या 3 क्लास आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में लगेगा। फिर हम लोग आगे स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।